देखिए, जैसा कि बच्चों आपको पता है बैच 4 हमारा स्टार्ट होने वाला है 22 अप्रैल 2023 से। तो अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो ले लीजिए। और ये प्रतिदिन लाइव क्लासेस शाम को 6 बजे होंगी। इसमें हर टीचर से आपको डायरेक्ट रूबरू होने का मौका मिलेगा। वहीं आप देखेंगे कि इसमें आपको पीडीएफ वगैरह और जितने भी ज़रूरी कंटेंट होगा वो सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो आप मेरा एसवी लाइव कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फीस 30,500 रुपये ना रहकर मात्र 18,999 रुपये रह जाएगी अगर आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करेंगे। कोई भी एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे स्टडी IQ के हिंदी IAS के चैनल पर जाकर। वहाँ पर कांटेक्ट डिटेल्स हैं, वेबसाइट है, वहाँ पर डायरेक्ट आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज कर दीजिए, हम खुद आपसे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के अपने इस लेक्चर में। तो आज हम यहाँ पर लक्ष्य के पार्ट 2 यानी कि वीडियो 2 को लेक्चर 2 को देखने वाले हैं, जो कि कला और संस्कृति से करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। जो हम पढ़ते आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के बेसिक्स को, यहाँ पर हम उसको करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस मेरे जो वीडियोज हैं आर्ट एंड कल्चर की अभी तक नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए, ताकि इसको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। क्योंकि करंट अफेयर्स समझने के लिए बच्चों बेसिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप समझ पाएंगे ना। जब भी न्यूज़ में किसी न्यूज़पेपर में किसी न्यूज़ को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अच्छा कैसे पढ़ना है, इसको कैसे लिंक करना है किस सब्जेक्ट के साथ। आइए चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं PDF के लिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि शिल्पी वर्मा 22 जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, जो मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ वो भी, जो संडे मेरा जो लेक्चर आता है इकोलॉजी इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो भी आपको मिल जाएगी उसमें PDF। और जो ये लक्ष्य मैं वीडियोस पढ़ा रही हूँ करंट अफेयर्स विद आर्ट एंड कल्चर, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर पढ़ाई से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले ये मार्तंड मंदिर, देखिए लास्ट में हमने काफ़ी कुछ कवर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस वीडियो जो करंट अफेयर बेस्ड है उसको जाके देख लीजिए। क्योंकि उसमें मंदिर स्थापत्य की जो नागर, द्रविड़ और बेसर शैली उसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया। और मेरे बेसिक लेक्चर्स जो आर्ट एंड कल्चर की जो सीरीज चल रही है उसमें भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, खबरों में क्यों बना है भाई, कोई मुद्दा आया है, मंदिर की बात करें तो खबरों में ऐसा क्या रहा है जिसकी वजह से चर्चा में है। तो लगभग 3 दशकों के बाद जम्मू और कश्मीर के मट्टन में प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर में शुभ नवग्रह अष्टमंगलम पूजा आयोजित की गई है। तो कहाँ पर आयोजित की गई है ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ बेसिक्स क्या है वो भी आपको याद रखना होगा। जैसे इसका निर्माण कब हुआ था, सबसे पहले तो 8वीं शताब्दी में कश्मीर के कारकोटा राजवंश के राजा जो है ललितादित्य ने इसको सूर्य मार्तंड के सम्मान में, सूर्य मार्तंड मतलब सूर्य ही होता है, ठीक है, तो सूर्य के सम्मान को करने के लिए इसका निर्माण कराया था। अब यहाँ पर कह रहे हैं 1-2-3 चीजें हमें टर्निंग पॉइंट पे ध्यान देना होगा। जैसे ये कोणार्क, अल्मोड़ा, मोढेरा, ठीक है, बोरसाद सूर्य मंदिर जैसे जो प्राचीन सूर्य मंदिर है उनमें से ही एक है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम अगर हम बोले तो इसका दूसरा नाम पंडो लाईदान है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मार्तंड मंदिर का जो दूसरा नाम है बच्चों वो आपका क्या है, यहाँ पर पंडो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर है आपका पंडो और लाईदान, लिख देती हूँ मैं इसको, पंडो लाईदान है। क्लियर है। तो दूसरे नाम से भी अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है पंडो लाईदान के नाम से भी, तो आपको याद रखना है यहाँ पर मार्तंड मंदिर की बात कर रहा है। किस चीज से बना इत्यादि चीजों को यहाँ पर, ये कश्मीरी स्थापत्य शैली, जब आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें मैंने भिन्न भिन्न जो नागर शैली है ना, तो नागर शैली की ही में ही आपको ये देखने को मिलेगी उपशैली कश्मीरी स्थापत्य शैली। तो ठीक है, वहां पर आप जाके देखेंगे तो मैंने उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और सबसे मजेदार बात यह है कि 15वीं शताब्दी में ये जो है मुस्लिम शासक सिकंदर बुत शिकन के आदेश पर इसे नष्ट कराया गया था। तो किसने इसको बनवाया, किसने इसको नष्ट करवाया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे ही बनते हैं। और ये राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, मोढेरा का सूर्य मंदिर। ये एक और सूर्य मंदिर है। तो ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि भारत का पहला 24/7 सोलर एनर्जी बेस्ड इसको गांव को घोषित किया गया है। और मोढेरा का सूर्य मंदिर भी भारत का पहला विरासत स्थल बन गया है। ठीक है,
ऐसे ही आप जब महाकाल मंदिर देखेंगे जो कि उज्जैन में है, आपका द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक उसको माना जाता है, तो उसको भी जो है वहां पर भी आप देखेंगे जो उनका जो महाकाल लोक कॉरिडोर बनवाया गया वो भी पूरा आप देखेंगे सौर ऊर्जा से ही संचालित होता है, सौर ऊर्जा से ही पूरा बेस्ड है, उसमें लाइटिंग और जो भी प्रक्रियाएं होती है तो सौर ऊर्जा के द्वारा ही उसको किया जा रहा है। ठीक है, अब इसे किसने बनवाया था? चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो सबसे पुराने दिलवाड़ा मंदिर आपने नाम सुना होगा, रानी का बाव, ठीक है, तो उनके शासन के दौरान इसको बनवाया गया था। तो किसके दौरान की बात कर रहे हैं, कहाँ पर है ये मुडेरा सूर्य मंदिर? आपका ये जो है गुजरात में आपका है, और ये स्थान 4 मुख्य सूर्य मंदिरों में से एक है। ये पुष्पवती नदी के तट पर स्थित है। तो मेन चीजें क्या जैसे याद रखनी है आपको, यहाँ पर फिर से मैं देखिए इसको बता देती हूँ क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिलवाड़ा मंदिर और रानी की बाव के उनके शासन के दौरान इसको बनवाया गया। ठीक है, ये 4 जो मुख्य सूर्य मंदिर है, जैसे अभी हमने मोढेरा देखा था, इससे पहले जो देखा था कोणार्क का सूर्य मंदिर भी देखेंगे, तो ये पुष्पा नदी के तट पर स्थित है। दूसरी चीज, और ये कर्क रेखा के पास पड़ता है। ठीक है, कर्क रेखा के पास पड़ता है। अब जैसे कर्क रेखा की बात आई है तो आप यहाँ बता सकते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होके गुजरती, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। और ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है या फिर कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों जो रेखाएं होकर गुजरती, उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि पता चले कि आपकी ज्योग्राफी की तैयारी कैसी चल रही है। ऐसे ही आप सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट्स को मिक्स करके अगर ऐसे पढ़ेंगे, कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी। आइए देखिए, मुडेरा का सूर्य मंदिर, यहाँ पर आप देखेंगे कि उल्टे कमल के आकृति पर इसको बनाया गया है, और ये सूर्य कुंड और राम कुंड जलाशय जिसमें 108 मंदिर है, और इसमें सभा मंडप या सीता चावड़ी 52 स्तंभों पर खड़ा है जो एक वर्ष में 52 सप्ताह का प्रतीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उस तरह से इसको बनाया गया है। ठीक है, ये भी गुजरात में है। इसके बाद यहाँ पर इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था 2014 में। तो इस पर भी मेरा जल्द एक वीडियो आएगा आर्ट एंड कल्चर में, जिसमें आपको ये यूनेस्को द्वारा जिन जिनको आप देखेंगे कि विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया, उनकी सारी डिटेलिंग वहां पर मिलेगी। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके आर्ट एंड कल्चर में देख सकते हैं। साइक्लोपियन जो दीवार है ये खबरों में क्यों, तो ये बिहार गवर्नमेंट ने फिर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस दीवार को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर घोषित करने के लिए जो है सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव पास किया है। तो ये राजगीर का प्राचीन शहर राजा बिंबिसार और उनके पुत्र अजात शत्रु की राजधानी था, जो बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, बुद्ध के समकालीन थे। तो देख सकते हैं इसको एक बार, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। इसके बाद हम बढ़ते हैं राखी गढ़ी। अभी राखी गढ़ी इसलिए मैं खास बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता के काफी अवशेष मिले, और जो अभी खुदाई शुरू हुई है उसमें भी आप देखेंगे कि ये हरियाणा के हिसार में है ना, तो इसमें कुछ घरों, गलियों और जल निकासी की व्यवस्था की संरचना का पता चला है अभी फिर से। यहाँ पर आप देखें कई सारे मनके और सोने के कुछ आइटम्स, इस तरह की चीजें निकली हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर हड़प्पा सभ्यता की 5 ज्ञात सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है। इसको मैंने अपने आर्ट एंड कल्चर के पहले लेक्चर में पढ़ाया है अच्छे से। और अन्य 4 पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गढ़वेरीवाला और धौलावीरा, जो कि आपका गुजरात। ठीक है, ये परिपक्व हड़प्पा चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी मौका मिले तो यहाँ पर घूम कर आइए ताकि वहां की चीजों को देख सके। आइए आगे बढ़ते हैं। चोलकालीन मूर्तियां, देखिए मूर्तियां, चित्रकला और ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पीटी में, मेंस में हर जगह आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग भी उतनी ही तल्लीनता और लगन के साथ लगे होंगे, चाहे जो भी परिस्थितियां रहे। हमें पढ़ना है, हमारा एग्जाम है, इस चीज को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है। तो खबरों में क्यों बनाए चोलकालीन मूर्तियां, तो ये तमिलनाडु आइडल जो विंग है सीआईडी ने 6 अति सुंदर चोल युग की कांस्य मूर्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से अमेरिकी अधिकारियों को दस्तावेज प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो समाचार ये जो है खबरों में बना हुआ है। तो ये कैसे ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। तो चोरी की गई 6 मूर्तियां थी जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उनके प्राचीन पंचलोहा मूर्तियों की छवियां उनकी पत्नी परवई नटचियार के साथ प्रदान की गई थी। पंचलोहा मूर्तियां शिल्प शास्त्रों के द्वारा निर्धारित पारंपरिक 5 मिश्र धातुएं हैं, जो कि आपका लॉस्ट वैक्स टेक्निक पर आधारित है। अब ये लॉस्ट वैक्स जो टेक्निक आपका होता है, ठीक है, लॉस्ट वैक्स जो टेक्निक है आपका, इसको समझिए क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये कभी कभी इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो होता है ना, जैसे इसमें क्या होता है कि मोम की, जैसे कांस्य की मूर्ति, जैसे मान लीजिए इसको बनाया गया फॉर एग्जाम्पल,
तो मोम से आकृति देके इसको बनाया गया, ठीक है। और फिर इसके ऊपर ना मिट्टी का, गीली मिट्टी का हल्का हल्का लेप लगा दिया गया। फिर मिट्टी जब सूख गई, कठोर हो गई, फिर उसको क्या किया, हल्का हल्का इसको आंच पे रख दिया। और आंच मतलब आग की जो आंच होती है ना, उस पे रख दिया। और उससे क्या हुआ, अंदर का जो मोम था वो मेल्ट होके निकल गया, पिघल गया। तो उसको हल्का सा छेद करके मिट्टी में किसी जो छोर पर उसको पूरा जो मोम था उसको निकाल के, फिर वही सेम प्रक्रिया उन्हीं छोटे छोटे छेदों से क्या करते हैं कि जो धातु होती है उसको उसमें पिघला के डाल देते हैं उस मिट्टी के खांचे में। तो जब वो धातु अपना स्वरूप ले लेती, मिट्टी के ढांचे में ढल जाती है, तो मिट्टी को हटा दिया जाता है और वो इस तरह से मूर्ति निकल कर आ जाती है। तो मेरे लेक्चर्स में मैंने बताया भी है, खैर तो ये जो लॉस्ट वैक्स जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके इनका निर्माण किया गया है। तो 2-3 चीजें इसमें बेसिक्स में देखना होता है बेसिकली। इसके बाद महाकालेश्वर मंदिर भी मैंने बताया, महाकाल लोक मेगा कॉरिडोर परियोजना बनी है, वो भी आप देखेंगे सौर ऊर्जा पे ही संचालित हो रही है पूरी। और ये शिप्रा नदी के तट पर है। आप देखेंगे कि 4 जगह जो कुंभ के मेले लगते हैं, बताइए कहाँ लगते हैं, उसमें से एक शिप्रा नदी पर भी, एक्चुअली शिप्रा ही गलत लिखा है, शिप्रा नदी जो एमपी में है वहां पर मतलब लगता है ये मंदिर। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो वहां पर भी कुंभ का मेला लगता है। और आप बाकी के 3 जगह कौन कौन सी उनके बारे में बताइएगा। रघुवंशम में कालिदास ने इस मंदिर को निकेतन के रूप में वर्णित किया था, और इस तथ्य के कारण कि मंदिर की छतें ज्यादातर इसमें सपाट थी। कभी मौका मिले तो जाइएगा। भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है दक्षिण मुखी मानी जाती है, बाकी अलग अलग दिशाओं में, लेकिन आप देखेंगे ये सिर्फ ऐसी है जो सिर्फ दक्षिण मुखी है, अकेली एक वो महाकालेश्वर मंदिर में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद कुतुबशाही वास्तुकला, यहाँ देख रहे होंगे तो ये गोलकुंडा किले के कुतुबशाही मकबरे में सीढ़ीदार कुओं के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए इसको यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कुतुबशाही वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है जैसे गुंबदों के बजाय मीनारें होती हैं, ठीक है, अलंकृत मुंडेर होते हैं, कहीं कहीं टाइल के ऊपर के साथ प्लास्टर या कटी हुई प्लास्टर की सतह होती है, और काले बेसॉल्ट पत्थर का भी अधिक उपयोग किया जाता है। तो इसके बेसिक्स क्या होते हैं, इसको यहाँ पर दिया गया कि कुतुबशाही वास्तुकला के बेसिक्स क्या है, किस प्रकार से उनको बनवाया जाता था, अभी चर्चा में बना हुआ है तो फिर इसलिए इसको यहाँ पर दे दिया गया है। गोलकुंडा किला, कुतुबशाही मकबरा, 4 मीनार जो हैदराबाद में है, कुतुबशाही राजवंश के स्थल, ये सारी चीजें उसके स्थल है इस राजवंश के, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 1-2 बार इसको देखिए रटना नहीं है, कभी कभी होता है कि पूछ लेते हैं डायरेक्ट, जैसे कि अगर करंट में बना हुआ है तो उसके बेसिक्स पूछ लेते हैं, तो हम 1-2 बार उसको देख सकते हैं। इसके बाद त्रिपुरा में उन्ना कोटी का जो पत्थरों को काटकर बनाई गई मूर्तियां हैं, इसको जरा नेट पे सर्च करिएगा। एक्चुअली इससे पहले मैं इसमें आगे बढ़ूं, हिंदू देवताओं के विशाल रॉक कट पैनल के लिए प्रसिद्ध है। एक्चुअली जब आप पढ़ेंगे ना तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ किंवदंतियां हैं, या किंवदंतियां ना बोल के मैं इसे सही शब्द इस्तेमाल करूं कि कुछ कहावतें ऐसी कही जाती हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहते हैं कि भगवान शिव जो, एक्चुअली इसका मतलब पहले समझिए, बाकी की कहानी बाद में समझिएगा। उनाकोटी क्या होता है कि 1 करोड़, मेरे ख्याल से, हाँ 1 करोड़ से 1 कम, ठीक है, 1 करोड़ से 1 कम की बात की जाती है। तो कहते हैं कि भगवान शिव जब निकले अपनी यात्रा के लिए तो वो अपने साथ 1 करोड़ देवी देवताओं को मतलब लेके गए थे, इंक्लूडिंग हिम। तो 1 करोड़ टोटल देवी देवताओं को लेके गए, और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में, ये जो एरिया जहाँ पर है अभी, तो कहते हैं यहाँ पर ठहरते हैं रात में, और जब तक सूर्य नहीं होता है, सूर्योदय नहीं होता है, उससे पहले हम यहाँ उठ जाएंगे और अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन फिर शिव जी देखा उन्होंने, सुबह सूर्योदय से पहले वो उठ गए, तो उन्होंने देखा कि सारे जो देवता हैं वो सब सो रहे हैं, मतलब 1 करोड़ उनको मिला के, बाकी के रेस्ट ऑफ देवता। तो उन्होंने श्राप दे दिया उनको कि भाई अब ऐसा है कि आप सब लोग को श्राप देता हूँ कि आप सब लोग पत्थर में तब्दील हो जाए। और तब से कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे, मतलब 1 करोड़ थे ना टोटल, लेकिन इसका मतलब होता है 1 करोड़ से 1 कम, क्योंकि शिव जी सूर्योदय से पहले उठ गए थे और बाकी सब सो रहे थे। तो उनको बुरा लगा, तो उन्होंने श्राप दिया, बाकी सबको पत्थर की मूर्ति में तब्दील कर दिया, कह दिया ऐसे आप पत्थर बन जाए। और वो सब जितने भी देवी देवता थे, तो वो इस तरह की बहुत ही अनूठी आपको ये संरचना वहां पर देखने को मिलती है। और कहते हैं उसके आसपास कोई रहता भी नहीं है, तो बड़ा ही क्या बोल सकते हैं हम इसको कि मिस्टीरियस है, हाँ बहुत ही मिस्टीरियस जगह है ये। तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर घोषित स्थलों की संभावना सूची में इसको शामिल किया गया है, और प्राचीन शैव पूजा के साक्ष्य है इत्यादि। ये कहानी कई जगह पे मिलती है, कुछ लोग और तरीके से बताते हैं कि एक व्यक्ति था, वो शायद शिव के साथ कैलाश पे जाना चाहता। देखिए कहानियां हैं, जिसको जैसे सरल लगा वैसे गढ़ दिया।
तो उन्होंने कहा कि शिव के साथ वो कैलाश पर्वत पे जाना। देखिए अब ये मत कहिएगा कि मैं धर्म क्या किसी चीज की बात कर रही हूँ, बस इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उनके साथ कैलाश पर्वत पे जाना चाहता था, तो उसने कहा कि मैं उनको रिझाने के लिए, तो उन्होंने कहा अगर एक रात में आप 1 करोड़ देवी देवताओं को ऐसे बना देते हैं पत्थरों पे, तो फिर मैं आपको समथिंग लाइक दैट, ऐसी स्टोरी थी। तो फिर उसने बनाया एंड ऑल ये सारी चीजें। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद वाडनगर टाउन, हमारे प्रधानमंत्री भी शायद यहीं से ही है, हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। खबरों में क्यों है, तो हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर स्थलों की संभावित सूची को इसमें शामिल किया गया है। वाडनगर टाउन के बारे में कहते हैं कि भारत का ऐतिहासिक शहर है जो व्यापार और धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्राचीन व्यापार मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण चौराहा था और सीप और मनका उद्योग का केंद्र भी था, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इस खुदाई के दौरान 2008-9 में जब इसमें खुदाई हुई थी, तो ये वाडनगर में आप देखेंगे कि एक बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले। तो जैसे जैसे खुदाई होती जाती है, हमें पुराने अवशेष या प्राचीन अवशेषों के बारे में चीजें पता चलती रहती हैं, ठीक है। चीनी बौद्ध यात्री जो हेविनसांग ने, इन्होंने शहर का जो दौरा किया, फिर उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में इसका भी उल्लेख किया था। 640 ईस्वी में ये साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसके बाद प्राचीन और नेक्स्ट आते हैं प्राचीन और मध्यकालीन सिक्के। देखिए जैसे जैसे समय काल बदला, जैसे प्राचीन समय में एक जो मतलब कि जो भी व्यापार होता था, वो ऐसा माना जाता है कि ऐसे कोई पर्टिकुलर सिक्का नहीं, लेकिन हाँ वस्तु विनिमय के आधार पर मोस्ट प्रॉब्ली देखा गया है कि जो है व्यापार हुआ करता था। फिर समय के साथ साथ जैसे शासक आए या फिर जैसे विकास होता गया, तो उन्होंने अपने ही कल्चर के स्वरूप में अलग अलग सिक्कों का निर्माण कराया, कभी खुद की पिक्चर्स के साथ, कभी कुछ विशेष आकृतियों के साथ, कभी खुद की रानी के साथ, समथिंग ऐसे उन्होंने चीजों का निर्माण करना, सिक्के पे पिक्चर को उकेरना शुरू करवा दिया। तो फिलहाल यहाँ पर पढ़ना है कि सिक्कों और बैंक नोटों पर देवी देवताओं की छवियों को लगाने की हाल ही में चर्चा ने भारत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में रुचि को फिर से बढ़ा दिया है। अब समझ लीजिए इसका बेसिक क्या है। जैसे सिक्के की बात करें, कॉइन, ठीक है, तो लैटिन भाषा में क्यूनस, इससे हम कॉइन बोलते हैं, ठीक है। तो सिक्कों का पहला अभिलिखित उपयोग चीन और ग्रीस में 700 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और भारत में 6ठी शताब्दी में, ध्यान रखना है। भारत में सिक्कों का सबसे पहला जो संदर्भ है वो वेदों में पाया जाता है, जहां धातु के सिक्के के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले कहां से हमें ये प्रमाण मिलता है, वो बात हमें यहाँ पर याद रखनी होगी। शुरुआती सिक्कों को हाथ से पीट कर बनाया जाता था, जिससे आकार और डिजाइन में बदलाव आता रहता था, ठीक है। फिर ऑब्वियसली देखिए, हो सकता है हमें ऐसा लग रहा है अभी हम बहुत ही परिपक्व हो गए, हम टेक्नोलॉजी में प्रो हो चुके हैं, लेकिन जैसी आगे वाली जनरेशन आएगी वो हमसे और बेहतर करेगी, तो समय बदलेगा, टेक्नोलॉजी में और उन्नति होगी, उन्नति कह सकते हैं या कुछ बदलाव होंगे तो उनके लिए वही उन्नत होगा। तो हमें ऐसा लग रहा है उस वक्त में ये चीज उतनी परफेक्ट नहीं थी, इसलिए इस तरह की चीजें हुआ करती थी। अब यहाँ पर प्राचीन और मध्यकालीन भारत के सिक्के, तो सबसे पहले सिक्कों का एक तरफ जो पंचमार्क है कहे जाने वाले चिन्हों या प्रतीकों के साथ उनको ढाला जाता था। पंचमार्क के सिक्के यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन सिक्कों को रत्ती, कुछ इतना ग्राम का होता था, नामक इकाइयों में तोला जाता था और इन सिक्कों का पहला पता 6ठी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का है और पहले भारतीय आहत सिक्के हमें इसी शताब्दी में जनपद और महाजनपद ढाला द्वारा ढाले गए थे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें थोड़ी बहुत याद रखनी होगी कि पंचमार्क वाले सिक्के क्या है, कब किस समय पे मिले हैं। अब इसके बाद इंडो ग्रीक सिक्के, भाई इंडो ग्रीक के आधुनिक समय में आएंगे तो भी वहां पर कैसे सिक्के मिले, तो 180 ईसा पूर्व से इतने तक शासन किया। ग्रीक और खरोष्टी लिपि के साथ द्विभाषी सिक्के मिले हैं, तो इंडो ग्रीक में ग्रीक और खरोष्टी लिपि के साथ द्विभाषी सिक्के मिले हैं। सिक्कों पर शासक की प्रतिमा, जैसे भी मैंने बताया, मुख्य रूप से चांदी, तांबा और निकल और सीसा से बने होते थे। इस टाइम के सिक्के के पर जो प्रतिमा होती थी वो किसकी होती थी, दूसरा इस को मतलब जो सिक्के होते थे वो किस धातु से बने होते थे, ध्यान रखना है। सातवाहनों के सिक्के तो ये इस ईसा ईस्वी में आपको देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से ये सीसा, चांदी का दुर्लभ उपयोग होता था और प्रयुक्त पोटिन यानी कि चांदी तांबा मिश्र धातु। अब पोटिन ये एक शब्द है, ठीक है। शब्दावली से बच्चों बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आप वो पूछ ले कि कोई ऐसा सिक्का है पोटिन, किस धातु के मिश्रण से इसको बनाया गया या क्या चीज है ये, तो हमें याद रखना है चांदी और तांबे को मिश्रित करके पोटीन करके जो है प्रयुक्त होता था सिक्का, वो इन धातुओं से मिलकर बनता था। सिक्कों पर जानवरों की आकृति और जैन के चिन्ह का भी अंकित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके शासकों का भी, कुछ जानवरों का भी उन्होंने, माफी चाहती हूँ ये इंडो ग्रीक है, इसका इन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ पर बनवाना शुरू किया। इन पिक्चर्स को देखेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, बाकी PDF में आपको मिल जाएगा।
ठीक है, पश्चिमी क्षत्रपों या इंडो-सिक्थियंस के सिक्के जो थे, तो राजा के सिर वाले सिक्के और बौद्ध चैत्य स्तूप ऐतिहासिक उस समय पे ये दौर चल रहा था, तो उस दौर के हिसाब से सिक्के बनवाए गए, उन पर उन चीजों का अंकन रहा। ठीक है, विभिन्न लिपियों में सिक्कों पर प्राकृत भाषा मौजूद थी, तो चैत्य और स्तूप के भी ऐतिहासिक जो है चीजें वहां पर देखने को मिली है। यहाँ पर कुछ कुछ चीजों को गढ़ा भी गया है। ये गुप्तकालीन जारी सिक्के, तो इस समय पे सोने के प्रमुख सिक्कों के साथ साथ चांदी और तांबे के हिंदू पुनरुत्थान का काल था ये। आप देखेंगे गुप्त काल में जब हम आते हैं स्थापत्य कला में, तो स्पेसिफिकली मंदिरों का बहुत निर्माण हुआ, तभी यहाँ कह रहे हैं कि चांदी और तांबे के साथ हिंदू पुनरुत्थान का भी काल था ये। सिक्कों पर एक तरफ राजा तो दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी रानी होती थी, तो यहाँ पर इस तरह से भी उसको जो है बताया गया है, क्योंकि आप ऐसे लिंक करेंगे ना चीजों को, गुप्त काल के समय पे क्या होता था, गुप्तोत्तर काल में किन चीजों का जो था बोलबाला था। और सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत शिलालेख थे जो सिक्के के इतिहास में पहली बार थे। तो पहली बार की जब बात की जाए ना, तो यहाँ पर थोड़ा नजरें हमें गड़ा लेनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में सिक्के, फिर वर्धन के सिक्के, चांदी के सिक्के का सर पर राजा का सिर, एक मोर दिखाई देता था। यहाँ पर देखिए एक सिक्के पे राजा का सर है, यहाँ पर दूसरे सिक्के तो कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते, तो पहले पहलू पे ये दिखता था, दूसरे पे आपको ये देखने को मिलता था। ठीक है, चालुक्य राजाओं के सिक्के एक तरफ मंदिर या फिर शेर की छवि दिखाई देती थी, दूसरी तरफ खाली होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग शासकों के समय पे अलग अलग चीजें आई, जैसा जिसको सही लगा, क्योंकि भाई शासन उनका होता था, जैसा वो उचित समझते थे वो चीजों को करते थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर चीजों को घेरा गया। फिर पूर्वी चालुक्यों के सिक्कों पर केंद्र में सूअर का प्रतीक था और उसके चारों ओर राजा का नाम अंकित था, दूसरी तरफ खाली था। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर पिक्चर्स के साथ भी आप याद रखेंगे, यहाँ नाम लिख के, तो भी याद रहेगा, कोई ऐसी बड़ी विशेष कठिनाई नहीं होगी आपको। इसके बाद राजपूत राजवंश, ऐसे देखिए अलग अलग शासकों के समय पे अलग अलग काल में आपको अलग अलग सिक्कों के जो चलन है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे राजपूत राजवंशों में क्या होता था, सोना तांबा विलोन, ठीक है, यानी कि चांदी तांबा मिश्र धातु, देखिए एक नया शब्द मिला है यहाँ पर, तो सिक्के जारी करते थे, और इस समय शायद ही कहीं पर ही चांदी के सिक्के मिलते थे, उनकी रिचनेस एक अलग लेवल की थी। तो दो प्रकार के राजपूत सिक्के थे, एक तरफ संस्कृत में राजा का नाम, दूसरी तरफ देवी यानी कि कलचुरी, चंदेल, तोमर, राठौर इत्यादि के नाम अंकन होते थे। इसके बाद हम बात करते हैं पांड्यन और चोल राजवंश के सिक्के। तो ये सोनी चांदी पर संस्कृत लेख मिलता था, तांबे पर तमिल लेख होता था। तो ये देखिए त्रावणकोर कॉइन हो गया, पांड्या कॉइन हो गया, चेरा कॉइन हो गया, चोला कॉइन हो गया। तो ये कॉइन्स के साथ आप इनको याद रख सकते हैं। क्लियर है, कुछ डाउट तो है नहीं। देखिए पांड्य वंश ने क्या किया था, हाथी और मछली के चिन्ह वाले वर्गाकार जो है सिक्के जारी किए थे। तो ये छोटी छोटी चीजों को जो डिफरेंस है वो एक एक लाइन में लिखते जाइएगा, क्योंकि कभी कभी इससे प्रश्न ऐसे स्टेटमेंट के तौर पर पूछ लेते हैं और स्टेटमेंट स्वैप कर देते हैं, तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है। क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पर तुर्की और दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि सोना चांदी और तांबे विलोन के सिक्के पाए गए थे और हिजरी कैलेंडर, ठीक है, टकसाल नाम के शिलालेख थे। लेकिन मूर्ति पूजा प्रतिबंध के कारण, भाई अब सल्तनत की बात कर रहे हैं तो मूर्ति पूजा प्रतिबंध की तो बात होगी ना, किसी भी सम्राट की छवि वहां पर नहीं देखने को मिलती है उसमें। ठीक है, शेरशाह सूरी ने वजन के 2 मानक पेश किए जिन्हें रुपए और दाम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक आपको प्रमाण देखने को मिलता है। विजयनगर साम्राज्य के सिक्के अलग अलग संप्रदायों और प्रतीकों के साथ निर्मित किए गए थे, जैसे सोने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए, जिसमें पैगोडा, सोने के पंख, चांदी के तारा, तांबे के सिक्के इत्यादि इसमें शामिल हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें अगर एक साथ पढ़ेंगे तो देखिए कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि आप मिक्स कर देंगे। तो इस लेक्चर्स को थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके पढ़ते रहिए, धीरे धीरे रिवाइज करते रहिए। जो पेपर अभी दे रहे हैं वो भी, जो नहीं दे रहे हैं वो भी देखते रहिए, ताकि पता चले कि भाई प्रश्न कैसे आता है, मतलब कहाँ हमें क्लिक करना है करंट अफेयर्स बेस्ड, अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें। अब मुगल सिक्का, मुगलों की एक अलग नवाबी थी। तो मुगलों ने सोने के मोहर के सिक्के और चांदी के रुपए के सिक्के जारी किए। आप सोचिए, उससे उनका स्तर का पता लगाइए, उससे उनकी आर्थिक स्थितियों का पता लगाइए। ठीक है, अकबर ने स्पेशली गोल और चौकोर दोनों तरह के सिक्के जारी किए, जिसमें इलाही सिक्के भी शामिल थे, जिन पर शिलालेख था ईश्वर महान है, उनका महिमा मंडन हो, ऐसा मेंशन था। ये देखिए अकबर और जहांगीर के समय पे इस प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं। जहांगीर के सिक्कों पर राशि चिन्ह और पत्नी नूरजहां के दोहे और चित्र भी बने हैं। तो ये आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से सिक्कों का वर्णन देखने को मिल जाता है उनके सिक्कों पे। जैसे अब वर्तमान समय की बात करें तो क्या क्या सिक्कों पे बनाया जा रहा है, एक अपनी अलग तरह की गाथा को वहां बताया जा रहा है, अपनी
जो छवि है सामाजिक या फिर आर्थिक छवियां है उसको वहां पर दर्शाया जा रहा है अलग अलग तरीके से, है ना। इसके बाद यहाँ पर इस प्रोग्राम को मतलब इस लेक्चर को हम यहाँ समाप्त करते हैं। आपने अगर पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो जाके प्लीज उन्हें देख लीजिए, लक्ष्य का हो चाहे वो वीडियो या फिर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आर्ट एंड कल्चर हो, तब आप इन चीजों को और बेहतर समझ पाएंगे। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के पीटी के क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं और जल्द ही मैं उसमें मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग को भी डिस्कस करूंगी, तो जाके देख लीजिए। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं अगर आपको मेरा जवाब मिल रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। बट अपना ध्यान रखें, बड़ों का ध्यान रखें और पढ़ते रहें निरंतर। और जल्द मिलेंगे एक और नए लक्ष्य के नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।